हेलो एवरीवन। लास्ट ई कंटेंट में हमने आपको एल्केन्स के बारे में बताया था तथा एल्केन्स की बनाने की विधियां या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को लिया था। इस वीडियो में हम आपको उसकी केमिकल व फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे। तो एल्केन्स की भौतिक गुण इस प्रकार होते हैं। 4 कार्बन तक एल्केन्स कलरलेस गैस या रंगहीन गैसेस होते हैं, जैसे मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन कलरलेस गैसेस होती हैं। 5 से 11 कार्बन के एल्केन्स कलरलेस ओडरलेस लिक्विड्स होते हैं, अर्थात रंगहीन गंधहीन द्रव होते हैं। एल्केन्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अतः अध्रुवीय अणु होते हैं, इसलिए यह अध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन में विलयशील होते हैं, लेकिन वाटर यानी जल में अविलेय होते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक अणु भार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। एल्केन्स की कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट branched chain alkanes have lower boiling point than unbranched isomers, यानी एल्केन्स के जो शाखित एल्केन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट अशाखित एल्केनों की तुलना में कम होता है। यहां हम यह बताना चाहेंगे कि किसी भी यौगिक का क्वथनांक उसके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स पर निर्भर करता है, यानी अंतरा आणविक बल पर निर्भर करता है। जितना अधिक अंतरा आणविक आकर्षण बल होगा उतना ही अधिक बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब बात आती है कि अंतरा आणविक बल कब अधिक होगा और कब कम होगा। तो यदि किसी का सरफेस एरिया कम होगा तो उसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल कम होगा, और सरफेस एरिया अधिक होगा उसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक होगा। जैसे इसमें हम एक ही प्रकार के एल्केन लेंगे, यानी ये भी 5 कार्बन का है, ये भी 5 कार्बन का है, ये भी 5 कार्बन का है, अतः हमने पेंटेन के आइसोमर्स को लिया है। यह अशाखित एल्केन है, यह उसका लेस ब्रांचिंग का यानी कम शाखित एल्केन का आइसोमर है, यह उसी पेंटेन का अधिक शाखित यानी मोर ब्रांच्ड आइसोमर है। अधिक ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया कम हो जाता है, और सरफेस एरिया कम होने से अंतरा आणविक आकर्षण बल भी घट जाते हैं, और अंतरा आणविक आकर्षण बल घट जाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। यही कारण है कि पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट हाई यानी 309 होता है, जबकि 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन का उससे कम 280 डिग्री केल्विन होता है। तो यहां हमने लिखा हुआ है, किसी अणु में शाखाओं की संख्या में वृद्धि से उसका सतह का क्षेत्रफल घट जाता है, जिससे अणुओं में परस्पर अंतरा आणविक आकर्षण बल घट जाता है, फलतः यौगिकों के क्वथनांक भी घट जाते हैं। अब हम लेंगे कि यदि अनब्रांच्ड चेन लें, हम अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड को तो हमने कंपेयर पहले किया है, अब हम अनब्रांच्ड एल्केन को ही कंपेयर करेंगे। यदि उसमें एक हम लें ऑड नंबर कार्बन के एल्केन को और एक लें इवन नंबर कार्बन के एल्केन को, और इनका हमें मेल्टिंग पॉइंट हम यदि देखें तो बॉइलिंग पॉइंट तो जैसा कि अभी हमने बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स पर निर्भर करता है, और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के साथ साथ क्रिस्टल पैकिंग पर निर्भर करता है। जिस भी अणु की क्रिस्टल पैकिंग बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा। ओके, तो इसमें आप देखिए कि इस जो अशाखित एल्केन्स होते हैं उनका जिगजैग स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, ये जिगजैग स्ट्रक्चर है। तो यदि इवन कार्बन का होगा
तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म। देखिए इसके जो अपोजिट एंड्स हैं वो अपोजिट साइड में होते हैं। ये स्टार्ट एंड है और ये इसका टर्मिनल एंड है, ये दोनों अपोजिट साइड में हैं। जब ये अपोजिट साइड में होते हैं तो क्रिस्टल पैकिंग कॉम्पैक्ट होती है, और पैकिंग कॉम्पैक्ट होगी तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट उच्च होगा। इसमें देखिए यह ऑड नंबर कार्बन एल्केन है, तो इसमें इस संरचना को हम कहते हैं सिस स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें जो स्टार्ट एंड है और टर्मिनल एंड है वो दोनों एक ही साइड में है। तो ऐसे में जो क्रिस्टल पैकिंग होती है वो इतनी कॉम्पैक्ट नहीं होती, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली कम होता है। यहां मैं एक बात और बताना चाहूंगी, यह संख्या में तो ज्यादा है लेकिन ये माइनस लिखा हुआ है, माइनस में टेम्परेचर, इसका मतलब है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम। तो एक बार पढ़ के बता देते हैं। ठोस पदार्थों के गलनांक अणुओं के आकार और अंतरा आणविक आकर्षण बलों के अतिरिक्त इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि क्रिस्टलों में उनकी पैकिंग कितनी सुविधाजनक है। एल्केनों की संरचना टेढ़ी मेढ़ी यानी जिगजैग होती है। इस कारण कार्बन परमाणुओं की विषम संख्या होने पर श्रृंखला के दोनों सिरे एक ही तरफ स्थित होते हैं। ये देखिए ये विषम परमाणु है, श्रृंखला के दोनों सिरे एक ही तरफ स्थित है, जबकि सम संख्या होने पर एक दूसरे के विपरीत स्थित होते हैं। एल्केन में कार्बन परमाणुओं की संख्या सम होने पर क्रिस्टलों में अधिक निकटता से पैकिंग होती है और उनके गलनांक के मान बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत कार्बन परमाणुओं की संख्या विषम होने पर क्रिस्टलों में पैकिंग उतनी निकट नहीं होती, अतः उनके गलनांक थोड़े कम होते हैं। अब हम इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं एल्केन्स की, जिसमें हम मुख्यतः लेंगे हेलोजिनेशन या हेलोजिनीकरण। इसके लिए 3 कंडीशंस होती हैं। आवश्यक टेम्परेचर यानी आवश्यक ताप काफी उच्च होता है, यानी 250 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस, या सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। यदि हम हैलोजन की क्रियाशीलता देखें तो एल्केन्स की हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार होता है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव यानी क्रियाशील, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और उससे कम आयोडीन क्रियाशील होता है। और यदि एल्केन्स के हाइड्रोजन एटम की प्रतिस्थापनीयता का क्रम यदि हम देखें तो टर्शरी कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन सबसे अधिक प्रतिस्थापीशील होता है, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी और उस सबसे कम क्रियाशील या सबसे कम प्रतिस्थापीशील मीथेन का हाइड्रोजन होता है। यहां पर हम मीथेन का हेलोजिनेशन लेंगे और अगली वीडियो में हम रिप्लेसेबिलिटी यानी सेलेक्टिविटी एंड रिप्लेसेबिलिटी को लेंगे। अब हम देखते हैं हेलोजिनीकरण की मैकेनिज्म यदि क्रियाविधि। यह एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है यानी मुक्त मूलक अभिक्रिया। इसके मुख्य 3 स्टेप्स होते हैं। चेन इनिशिएशन स्टेप या श्रृंखला प्रारंभक पद। इसमें हैलोजन का सम्मांश विदलन यानी होमोलिटिक फिशन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, और 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल मिलते हैं। यहां क्लोरीन का DH यानी डिसोसिएशन एनर्जी या वियोजन ऊर्जा होती है 58 किलो कैलोरी पर मोल। वियोजन ऊर्जा का अर्थ है कि इसका सम्मांश विदलन के लिए 58 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी इस अभिक्रिया का डेल्टा H होगा प्लस 58 किलो कैलोरी पर मोल, यानी यह एक एंडोथर्मिक स्टेप यानी पद होगा। यानी हैलोजिनीकरण का
जो प्रथम पद है वह एंडोथर्मिक या ऊष्मा शोषी होगा। सेकंड स्टेप होती है चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप या वेग संचरक या श्रृंखला संचरक पद। इस पद में हैलोजन फ्री रेडिकल एल्केन पर अटैक करता है और एल्काइल फ्री रेडिकल बनाएगा और HCl बनाता है। यहाँ एल्केन का DH यानी CH3 और H का जो DH है वो है 104 किलो कैलोरी प्रति मोल और HCl का होता है 103 किलो कैलोरी पर मोल। अतः इसका डेल्टा H होगा +1 किलो कैलोरी पर मोल। क्यों? क्योंकि हमने इतनी ऊर्जा तो इसको तोड़ने में यूज की है और 103 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा हमारी ये बॉन्ड बनने में निकली है। अतः कुल मिलाकर हमने 1 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा का यूज किया है, हमारी तरफ से यूज हुई है। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेप भी एंडोथर्मिक या ऊष्मा शोषी है। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें तो मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और CH3Cl और Cl फ्री रेडिकल बनाता है। इसमें क्लोरीन का DH हम ऊपर देख चुके हैं 58 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है और CH3Cl का DH यानी डिसोसिएशन एनर्जी या वियोजन ऊर्जा 84 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। यानी हमने ये ऊष्मा यूज की है तोड़ने में और इतनी ऊष्मा निकली है हमारी इस बॉन्ड के बनने में। अतः हमारी डेल्टा H इन दोनों का अंतर यानी -26 किलो कैलोरी प्रति मोल होगी। या हम ये कह सकते हैं कि इस पद में 26 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा का निष्कासन होगा, यानी यह पद हमारा एक्सोथर्मिक होगा। नेक्स्ट आता है चेन टर्मिनेशन स्टेप या श्रृंखला समापन पद। इस पद में कोई से दो फ्री रेडिकल आपस में मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, यानी इस स्टेप में हमेशा ऊष्मा का निष्कासन ही होगा। जैसे CH3 फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल ने CH3Cl बनाया तो इसकी DH क्या होगी जो हम पूरी यहां लिख चुके हैं 84, यानी इस 84 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा का निष्कासन होगा। अतः हम डेल्टा H को लिखते हैं -84 किलो कैलोरी प्रति मोल। दो CH3 फ्री रेडिकल यदि आपस में जुड़ गए तो ये बनाएगा CH3 यानी ईथेन का मॉलिक्यूल। इसकी DH होती है 88, यानी इतनी ऊर्जा का निष्कासन होगा, यानी -88 किलो कैलोरी प्रति मोल। यदि दो क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में जुड़ गए तो ये बनाएगा क्लोरीन का मॉलिक्यूल और इस पद की डेल्टा H होगी -58 किलो कैलोरी प्रति मोल। यानी हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं, अब हम कुछ इससे निष्कर्ष निकालेंगे यानी इन्फ्रेंस निकालेंगे जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे। लेकिन यहाँ हम बताना चाहेंगे कि आप देखिए कि चेन इनिशिएशन स्टेप में हमेशा बॉन्ड टूटता है, अतः यह स्टेप एंडोथर्मिक यानी ऊष्मा शोषी होती है। चेन टर्मिनेशन स्टेप में हमेशा बॉन्ड बन रहा है तो ये चाहे कितनी भी स्टेप हो ये हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप यानी श्रृंखला संचरक पद में एक बॉन्ड टूटता है, जैसे ये टूटा है, और एक बॉन्ड बनता है। अतः इस समय जो डेल्टा H होती है वो दोनों DH का डिफरेंस होता है। जैसे देखिए इसमें ये 104 है, ये 103 है, यानी 104 किलो कैलोरी प्रति मोल आपने इस्तेमाल की है और 103 किलो कैलोरी प्रति मोल निकली है। अतः डेल्टा H होगी +1 किलो कैलोरी पर मोल। और इसमें देखिए कि DH 58 है, ये 84 है, तो इन दोनों का जो अंतर होगा
वो होगी -26 किलो कैलोरी पर मोल, यानी निकली ज्यादा है। तो इस तरह से हम डेल्टा एच से हम विभिन्न स्टेप से कुछ इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं। तो आइए इन्फ्रेंसेस को यानी जो निष्कर्ष निकाले हैं उनको एक बार फिर से देखते हैं। स्टेप 1 एंडोथर्मिक यानी ऊष्मा शोषी थी, इसलिए इसके लिए हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन के लिए उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। ये होता है 250 to 400 डिग्री सेल्सियस या सनलाइट की प्रेजेंस। टर्मिनेटिंग स्टेप में हमने देखा था कि केवल बॉन्ड बनता है, अतः यह पद या स्टेप्स हमेशा एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी होती हैं। प्रोपोगेटिंग स्टेप में एक बॉन्ड बनता व एक बॉन्ड टूटता है, अतः डेल्टा एच दोनों डिसोसिएशन एनर्जी का अंतर होता है। आपने देखा था सेकेंड स्टेप जो थी यानी प्रोपोगेटिंग स्टेप को भी हम फर्दर देखते हैं। सेकेंड स्टेप स्लाइटली एंडोथर्मिक यानी थोड़ी सी ऊष्मा शोषी थी, क्योंकि उसमें डेल्टा एच था +1 किलो कैलोरी पर मोल। और थर्ड स्टेप एक्सोथर्मिक थी, जिसका कि डेल्टा एच था -26 किलो कैलोरी पर मोल, यानी सेकेंड जो थर्ड स्टेप थी वो हमारी एक्सोथर्मिक थी। तो दोनों को यदि हम मिला दें तो भी हमारा डेल्टा एच कितना आएगा, -25 किलो कैलोरी पर मोल। यानी हम कह सकते हैं कि मीथेन का क्लोरीनेशन कुल मिलाकर एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी होता है। अब एक बात और आती है कि इसके लिए जैसा कि हमने पहले बताया था कि हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो हम इसको कम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम टेट्रा इथाइल लेड ले सकते हैं। यदि हम ये लेंगे तो टेट्रा इथाइल लेड इथाइल फ्री रेडिकल बनाता है। ये इथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके इथाइल क्लोराइड और क्लोराइड फ्री रेडिकल देता है। अतः क्लोराइड फ्री रेडिकल बहुत कम ताप पर ही यानी 120 के आसपास ही प्रोड्यूस हो जाता है, मिल जाता है। अतः रिएक्शन लो टेम्परेचर पर भी संभव हो जाती है। अब हम लेंगे कि किसी भी रिएक्शन का रेट किन किन बातों पर निर्भर करता है। यहाँ पर हम ले रहे हैं हैलोजिनेशन का रेट। तो यह दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो प्रॉपर ओरिएंटेशन या सही अभिविन्यास, और दूसरा है एनर्जी फैक्टर यानी ऊर्जा कारक, या हम कह सकते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या सक्रियण ऊर्जा। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज द मिनिमम एनर्जी रिलीज्ड बाय कोलिजन सो दैट रिएक्टेंट में कन्वर्ट टू प्रोडक्ट। हिंदी में हम कह सकते हैं यह वह निम्नतम ऊर्जा है जो कि अणुओं की टक्करों से प्राप्त होती है और इतनी ऊर्जा से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। सेकेंड है कोलिजन फ्रीक्वेंसी या टक्करों की आवृत्ति। यह वह नंबर है यानी इट इज द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इकाई आयतन में होने वाले अणुओं की टक्करों की संख्या। तो यह कोलिजन फ्रीक्वेंसी किस बात पर निर्भर करती है? यह प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है, यानी दाब, ताप और सांद्रता पर निर्भर करती है। जितना अधिक सांद्रता होगी, जितना अधिक ताप होगा, जितना अधिक दाब होगा, उतनी ही कोलिजन फ्रीक्वेंसी यानी टक्करों की आवृत्ति अधिक होगी। और जितनी अधिक टक्करों की आवृत्ति होगी उतना ही उस अभिक्रिया का वेग भी ज्यादा होगा। यह हम डिटेल में आपको पहले मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में बता चुके हैं। यहां फिर भी हम संक्षिप्त में बताना चाहेंगे कि हर टक्कर से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। करीब करीब 8 कोलिजन यानी 8 टक्करों में से एक टक्कर प्रॉपरली ओरिएंटेड यानी सही अभिविन्यसित होती है।
और करीब करीब 40 टक्करों में से एक टक्कर ऐसी होती है जिसके फलस्वरूप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बराबर एनर्जी रिलीज होती है, यानी मुक्त होती है। यानी करीब करीब 8 चौक 32 यानी 332 कोलिजन हो तो एक टक्कर प्रभावशाली होती है, यानी जिसके फलस्वरूप अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट होता है। अब हम ले रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यानी सक्रियण ऊर्जा का सिद्धांत। तो क्या आप बता सकते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या किसी अभिक्रिया के लिए जीरो हो सकता है? अभिक्रिया के लिए तो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन उसमें किसी भी पद के लिए जीरो हो सकता है। कौन सी पद के लिए? जिस पद में कोई बॉन्ड ब्रेक न हो। रिएक्शन इन विच देयर इज नो बॉन्ड ब्रेकिंग, देन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज जीरो। जैसा कि अभी आपने देखा था कि टर्मिनेटिंग स्टेप में कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ था, केवल दो फ्री रेडिकल ने आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाया था। इस अभिक्रिया के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जीरो होगा। ओके, सेकंड क्या होता है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डेल्टा एच के कब बराबर होता है? जब अभिक्रिया पद में केवल बॉन्ड ब्रेकिंग हो, यानी केवल बॉन्ड टूटता है, तब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डेल्टा एच के बराबर होता है। जैसा कि हमने चेन इनिशिएशन स्टेप में देखा था, Cl2 मॉलिक्यूल ने दो Cl फ्री रेडिकल बनाए थे। इस अभिक्रिया में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डेल्टा एच के बराबर होगा। तो अन्य की बात करते हैं। ये हो गई हमारी चेन इनिशिएशन स्टेप और ये हो गई हमारी चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। बाकी केसेस में क्या होता है, यानी चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप में ऑलवेज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल पाते हैं? इससे हम किसी भी अभिक्रिया की मैकेनिज्म भी ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे? आइए अब हम ये देखते हैं। तो अभी आपने देखा था जब हम हेलोजिनेशन की मैकेनिज्म बता रहे थे, वहां हमने लिखा था Cl फ्री रेडिकल प्लस CH3H ने दिया CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl। वहां हमने ये मान लिया था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इससे ये चीज बने, यानी CH3Cl प्लस H फ्री रेडिकल। ऐसा हमने वहां क्यों नहीं लिखा? वहां इसलिए नहीं लिखा कि देखिए यहां पर DH है 104, HCl की DH होती है 103, यानी डेल्टा H होगा +1। यदि हम अभिक्रिया पद इस प्रकार से होता तो इसकी DH है 104, इसकी DH है 84, तो हमारा डेल्टा H होना चाहिए +20। और यदि +20 है तो इस स्टेप का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 20 किलो कैलोरी प्रति मोल से ज्यादा होना चाहिए। और यदि अभिक्रिया इस स्टेप से हो रही है तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन +1 से अधिक होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में इस पद का जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है +4 होता है, अतः यह अभिक्रिया संभव नहीं है। तो हम मैकेनिज्म किसी भी अभिक्रिया पद की जान सकते हैं कि वो किन स्टेप्स के थ्रू आगे बढ़ रही है। इसको हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। देखिए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ली है, यहां पर हमने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिया है। ये अभिकारक हैं, ये देखिए ये CH4 है, ये Cl फ्री रेडिकल है जो कि हमने यहां ले लिया है। इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन +4 दिखाई है, यही वास्तव में होती है। और इसके बाद उत्पाद क्या बने? HCl प्लस CH3 फ्री रेडिकल। इन दोनों की डेल्टा H हमने यहां कैलकुलेट कर चुके हैं। ये डेल्टा H कितनी होगी? +1, तो हमने यहां पर +1 दिखा दी। यदि ये वाली स्टेप होती
तो क्या होती कि यहां से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन शुड बी ग्रेटर देन 20 किलो कैलोरी पर मोल, और यहां पर उत्पाद क्या बनता, CH3Cl प्लस H फ्री रेडिकल। इसका डेल्टा H हमने यहां क्या कैलकुलेट किया था, +20। लेकिन हकीकत में क्या होती है, ये स्टेप होती है। तो इस प्रकार हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से किसी अभिक्रिया की अभिक्रिया विधि भी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे इसी में नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। थैंक यू।